नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। दिल्ली में सीएम शिवराज ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। महाकाल कॉरिडोर को लेकर चर्चा हुई। इन्वेस्टर समिट की तारीखों में बदलाव हुआ है। अब 7 से 8 जनवरी को इन्वेस्टर समिट होगी। कानून व्यवस्था और नक्सल मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। एमपी में मनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को इंदौर में मनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस। हर महीने प्रदेश में रोजगार दिवस मनाया जाएगा। 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य सीएम ने रखा है। सीएम ने कहा कि ऐसा लक्ष्य रखा गया है। गेहूं निर्यात को लेकर पीएम को जानकारी दी गई है। जनवरी तो 9 जनवरी को मध्य प्रदेश में इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा और उसके पहले 7 और 8 को इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में होगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया कि उज्जैन में महाकाल महाराज की नगरी है। महाकाल महाराज के मंदिर का परिसर बन के तैयार है। तो प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि वो इसका लोकार्पण उनके हाथों से संपन्न हो और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी इस परिसर को लोकार्पित करेंगे। स्टार्टअप्स की हमारी पॉलिसी बनी हुई है, उसको हम लॉन्च करना चाहते हैं। उसके लिए भी मैंने समय मांगा, तो मई में वो समय भी हमको वर्चुअली जुड़ने का प्रधानमंत्री जी से मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश का गेहूं निर्यात हो, इसके बारे में चर्चा हुई। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 2,40,000 मीट्रिक गेहूं हमारा निर्यात के लिए जा चुका है और हमने एक्सपोर्ट के लिए सेल बनाया हुआ जो निरंतर काम कर रहा है। एक्सपोर्टर्स के संपर्क में हम हैं। लगभग 20 लाख मीट्रिक टन और एक्सपोर्ट हो सकता है, उस पर भी चर्चा हुई। अब ये रोजगार दिवस हर महीने हम आयोजित करेंगे और कम से कम 2 लाख नौजवानों को हर माह रोजगार दिया जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, पीएम सीएम की मुलाकात हुई है, कई सारे फैसले लिए गए और किसान बेरोजगारों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही साथ हर महीने रोजगार दिवस मनाने की बात भी कही गई है। कितना खास रही ये मुलाकात और क्या क्या रहा इस मुलाकात में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात रही। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जून में प्रधानमंत्री महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। साथ ही जो स्टार्टअप नीति राज्य सरकार ने बनाई है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, वर्चुअली होगा। इसके अलावा किसानों को और जो शिक्षा में छात्र हैं उन लोगों को जो डीबीटी के जरिए यानी उनके खाते में सीधा पैसा जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। उनको अब ई वाउचर मिलेगा। किसानों को अब ई वाउचर होगा, उसके जरिए वो अपना जो भी जरूरत का सामान होगा वो खरीद पाएंगे। वहीं जो छात्र हैं जिनको साइकिल खरीद के लिए पैसे मिलते थे, अब वो लोग भी ई वाउचर के जरिए ही साइकिल खरीद पाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस बारे में बहुत साफ कहा कि पैसा किसी और चीज के लिए, सामान के लिए देते थे, हम जरूरत के लिए देते थे, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी और कार्य में किया जाता था। इसको रोकने के लिए ई वाउचर व्यवस्था शुरू की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा जो गेहूं का निर्यात है वो लगातार बढ़ रहा है। एक्सपोर्टर्स के हम संपर्क में हैं। 20,000 मेट्रिक टन जो गेहूं है अभी और क्षमता है जो राज्य एक्सपोर्ट कर सकता है। तकरीबन 2,40,000 मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन है, निर्यात किया है। अब इसमें हम 20,000 मेट्रिक टन और जोड़ सकते हैं।
केंद्र की जो योजनाएं हैं उन सब पर बातचीत हुई है कि कैसे इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है और राज्य सरकार की क्या रिपोर्ट है, लोगों का क्या मानना है। साथ साथ ही प्रधानमंत्री के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री ने सुझाव दिए हैं, प्रधानमंत्री मैन ऑफ आइडियाज हैं, तो उन्होंने जो आइडियाज दिए हैं उनका हम लागू कर रहे हैं। तो उनके सकारात्मक जो योजनाएं हैं, जो उनके सुझाव होते हैं, उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो मुख्यमंत्री ने यहां बताया और कहा है कि कई सुझाव ऐसे हैं जिन पर अब चर्चा की जाएगी और आगे बात करेंगे। जी रितु, वाकई बहुत ज्यादा खास ये बैठक रही है, क्योंकि एक तो किसान का मुद्दा और चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा उठता है, उस पर इतना बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही साथ हर महीने रोजगार दिवस भी मनाया जाएगा, उनको सुविधाएं दी जाएंगी। और एक और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लंबे वक्त से हम देख रहे थे कि गेहूं की मांग लगातार बढ़ रही थी और निर्यात की अब बात कही गई है, तो कहीं ना कहीं अब इसमें किसान को भी और देश में जिस तरह से फायदा होगा, तो उसका भी कहीं ना जो फायदा किसानों को होगा उससे कहीं ना कहीं फायदा सरकार को तो होगा ही होगा, आम जनता को भी होगा। बिल्कुल, देखिए जब निर्यात बढ़ेगा तो इससे विदेशी मुद्रा भी सरकार की आती है, वो उसका या ये कहें कि उसका थोड़ा बचती है, तो उसका बचाव होता है। साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ेगी, जिस सरकार के लिए जो प्रधानमंत्री से लेकर राज्य सरकार सभी काम कर रही है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो, तो ये उस दिशा में भी एक कारगर कदम है। और जो बात आप कर रही हैं कि रोजगार, हर महीने रोजगार दिवस मनाया जाएगा और 2 लाख नए रोजगार देने का वादा सरकार कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ी सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, बड़ा फैसला है, जिससे राज्य के जो बेरोजगार लोग हैं या ये कहें जो अभी बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, तो उसमें उसे कम करने में और लोगों को रोजगार देने में बहुत सहायता मिलेगी और लोगों का इससे फायदा होगा। स्टार्टअप नीति जो बनाई जा रही है उससे भी यह है कि वो स्वरोजगार अपना चला सकते हैं, अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। तो आम लोगों को कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से भी सरकार हर तरह से मदद करने के लिए कदम उठा रही है। बाकी अशरफ, और इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि बहुत बड़ा फैसला लिया गया और बहुत बड़ा दाव 2023 के लिए भी हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि इसी को लेकर बेरोजगारी को लेकर लंबे वक्त से बहस चलती आई है और अभी भी ये विषय है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा 23 में मिलेगा ही मिलेगा। बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी को साझा करने के लिए। जबलपुर में मामा का बुलडोजर दौड़ा है और माफियाओं, भूमाफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर का कहर लगातार जारी है। जबलपुर जिला और पुलिस प्रशासन की संयुक्त ये कार्रवाई है। कुख्यात अपराधी रोहित सोनकर के मकान का अवैध हिस्सा जमींदोज किया गया है। ग्राम पुरवा पटपरा में 900 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर यह अवैध कब्जा किया गया था। 14,000 वर्ग फुट की शासकीय जमीन पर बाउंड्री वॉल और तार फेसिंग के जरिए कब्जा कर लिया गया था। प्रशासन के बुलडोजर ने बाउंड्री वॉल और मकान के अवैध हिस्से को गिराया। करीब 50 लाख रुपए की लागत से मकान का निर्माण किया गया था। करीब 4 करोड़ रुपए की शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया है। अपराधी रोहित सोनकर और उसके भाई पवन और नीरज सोनकर पर बरेला थाना में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपराधियों पर एनडीपीएस, अवैध वसूली, बलवा, लूट और दहेज प्रताड़ना जैसे मामले दर्ज हैं। मामा का बुलडोजर फिर से चला है, लगातार कार्रवाई जारी है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है। बदमाशों पर कार्रवाई हो रही है और बदमाशों की अब खैर नहीं, क्योंकि मामा का बुलडोजर अब चल गया है, जो कि रुकेगा नहीं और अब बदमाशों की खैर नहीं है। ये जबलपुर की तस्वीरें हैं। कुख्यात बदमाश के ठिकानों पर अतिक्रमण करके जो ठिकाने बनाए हुए हैं, मकान हैं, उनको जमींदोज किया गया है और मुक्त कराई गई है जमीन। जबलपुर में मामा का बुलडोजर दौड़ा है और कुख्यात बदमाश के ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई है। करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ था, अब जिससे मुक्त करा लिया गया है। बुलडोजर मामा का चला है। अधिक जानकारी के लिए प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, बदमाशों की अब खैर नहीं है, मामा का बुलडोजर चला है, रुकेगा नहीं।
प्रतीक, मामा का बुलडोजर चला है, अब रुकेगा नहीं। कुख्यात बदमाश की यहां पर अतिक्रमण हटाया गया है, कई ठिकानों से अतिक्रमण हटाया गया है और कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं उस पर। देखिए बिल्कुल ऋतु, एक और कार्रवाई आज जो है की गई है और हम देख रहे हैं जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और जिस प्रकार के निर्देश सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं उस पर अमल भी लगातार हो रहा है। आज ग्राम पुरवा पटवरा में दरअसल रोहित सोनकर, जो कि कुख्यात अपराधी है, कई आपराधिक मामले इस पर दर्ज है, उसके अवैध निर्माण पर जो शासकीय भूमि पर कब्जा करके रखा था उसे जबरदोज किया गया और कब्जा मुक्त भी कराया गया है। 4 करोड़ की शासकीय भूमि है जिसे कब्जा मुक्त कराया गया, जबकि 50 लाख कीमत का मकान था जो कि 900 वर्ग फीट अतिरिक्त स्वीकृत हिस्से से ज्यादा जो अतिरिक्त हिस्सा था उसमें बनाकर किया गया था। और आज ये कार्रवाई जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा की गई है। हम देख रहे हैं लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है और मामा का बुलडोजर बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है, ना झुक रहा है, ना रुक रहा है। अमूमन एक कभी डायलॉग भी चल रहा है, उस लिहाज से हम इसे जोड़ रहे हैं। तो बेशक लगातार कार्रवाइयां जो है वो अपराधियों पर की जा रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और स्पष्ट सोच है और स्पष्ट निर्देश हैं कि भयमुक्त समाज की ओर मध्य प्रदेश को ले जाना है और इस लिहाज से किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। बीते दिनों हमने देखा था कि जो दंगे हुए थे उन पर भी कार्रवाई हुई और जो कुख्यात अपराधी हैं उन पर भी कार्रवाई जो लंबे समय से चली आ रही है वो भी जारी है और आज जबलपुर में एक और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रतीक जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे छतरपुर की। अवैध मकान पर बुलडोजर चला है, फरार आरोपियों के मकान पर बुलडोजर चला। आलीशान मकान जमींदोज किया गया। पिता और पुत्र पर हत्या, मारपीट समेत कई मामले दर्ज हैं। यूपी के महोबा में भी आरोपी पर मामले दर्ज हैं। नौगांव एसडीएम और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। अवैध मकान पर बुलडोजर चला है। छतरपुर की तस्वीरें हैं। फरार आरोपियों के मकान पर जेसीबी चली है। आलीशान मकान जमींदोज किया गया है। पिता और पुत्र पर हत्या और मारपीट समेत कई धाराओं में मामले पहले भी दर्ज हैं। आईटी सेल की बैठक लेने के लिए कमलनाथ पहुंचे हैं और कमलनाथ ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि समान नागरिक संहिता कानून के खिलाफ हैं। बीजेपी देश की संस्कृति के साथ राजनीति कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि बिल आने दीजिए, जब आएगा तब हम देखेंगे। समान नागरिक संहिता से तो नहीं देखेंगे, ये सब राजनीति हमारे देश की संस्कृति के विपरीत है। समान नागरिक संहिता से तो नहीं देखेंगे, ये सब राजनीति हमारे देश की संस्कृति के विपरीत है। समान नागरिक संहिता से तो नहीं देखेंगे, ये सब राजनीति हमारे देश की संस्कृति के। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है, कहा है बीजेपी देश की संस्कृति के साथ राजनीति कर रही है। आखिर किस तरह से इसे देखें? जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से अमित शाह का दौरा था उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में जाके बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक की थी और उसी बैठक के अंदर से ये खबरें मीडिया में निकल कर आई थी कि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी वहां पर बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने जो समान नागरिक जो संहिता कानून है उसको लेकर भी उन्होंने बातचीत की कि इस बिल को जो है बीजेपी की राज्य सरकार जो है वो लागू करेगी अपने राज्यों में। इस तरीके की चर्चा निकली थी। यही कारण था कि आज जब इस पीसीसी में जब वो सोशल मीडिया प्रकोष्ठ की बैठक में शामिल हुए उससे पहले मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जो बीजेपी सरकार है वो राजनीति कर रही है, संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस तरीके का उनका बयान था। हालांकि अभी जो बैठक है उसमें वो लगातार बैठक में शामिल है। बैठक खत्म होने के बाद वो मीडिया से फिर रूबरू होंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और ये बैठक काफ़ी अहम सोशल मीडिया के लिहाज से मानी जा रही है। हालांकि बैठक का दौर कांग्रेस में लगातार जारी है। इससे पहले सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक उन्होंने अपने बंगले पर ली थी। करीब 60 से ज़्यादा सदस्य इस प्रकोष्ठ के शामिल हुए थे क्योंकि मध्य प्रदेश में सुगबुगाहटे सहकारिता चुनाव को लेकर चर्चा है। ऐसे में किस तरीके की तैयारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिहाज से सहकारिता चुनाव को लेकर
लेकर रहने वाली है, उसको लेके तमाम तैयारी थी। एक राजनीतिक प्रस्ताव भी इस बैठक में पास करने का काम किया गया। तो लगातार जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, खुद कमलनाथ इन तमाम बैठकों में शामिल हो रहे हैं। तमाम तरीके के दिशा निर्देश, तमाम तरीके की रणनीति, तमाम तरीके की प्लानिंग उनके द्वारा बनाई जा रही है। तो संगठन से लेके पार्टी के हर स्तर पर जो है वो लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस में जारी है। यही कारण है कि जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती है बीजेपी की तरफ से, उसका जवाब जो है जहां पर कमलनाथ देते हुए नजर आते हैं। इससे पहले अमित शाह के दौरे को लेकर उन्होंने बयान दिया था। अमित शाह के दौरे के दौरान उनकी बैठक को लेकर उन्होंने आज जो है बड़ा बयान दिया और कहा है कि यदि इस तरीके का कानून बीजेपी सरकार लेकर आती है तो उस बिल को हम देखेंगे और उसका जो भी रहेगा उस समय वो काम करने का काम जो है कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। हालांकि इस बैठक को लेके तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से आगे निकलने की होड़ जो है वो 2023 से पहले कांग्रेस की। यही कारण है कि सबसे बड़ा फोकस अब आज सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी को साझा करने के लिए। देशव्यापी कोल क्राइसिस के बीच मध्य प्रदेश में भी अब सिर्फ 3.5 दिनों का कोयला बचा हुआ है। सरकारी डिस्पैच सेंटर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 2,72,000 टन कोयला बचा हुआ है, जिसके हिसाब से प्रदेश सिर्फ 3 से 4 दिनों तक ही रोशन हो सकता है। ऐसे में सरकार के साथ साथ आम जनता की चिंता भी बढ़ गई है। यहां मौजूद पावर प्लांटों में कोयले की उपलब्धता बेहद नाजुक है। अमूमन देश भर के पावर हाउस में कोयले की 33% उपलब्धता है, जबकि प्रदेश के 4 पावर प्लांट में सिर्फ 13% कोयला ही उपलब्ध है। संकट गहराता जा रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के डाटा के अनुसार पूरे देश में 8 दिन का कोयला शेष है, जबकि ये करीब 26 दिन का होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बारे में यह स्थिति और ज़्यादा गंभीर है। मध्य प्रदेश में 26 दिन का कोयला होना चाहिए, किंतु मात्र 3.5 दिन का कोयला स्टॉक में शेष है। जो कोयला प्रतिदिन आ रहा है उसी कोयले से एक सीमित उत्पादन हो पा रहा है, जिसमें कि भविष्य में कुछ भी व्यवधान आने पर कोयले की सप्लाई घट सकती है, जिसके कारण उत्पादन प्रभावित पड़ेगा और लोड शेडिंग बढ़ सकती है। क्या उपाय बचता है सर? उपाय बढ़ता है। कल ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि तमिलनाडु को 79,000 टन कोयला प्रतिदिन दिया जाए। हमारा सुझाव है कि मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री स्तर पर इस तरह के प्रयास किए जाए कि हमें भी पर्याप्त कोयला जो कि हमको मध्य प्रदेश को दिया जाए, ताकि उत्पादन प्रभावित ना हो और प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में जो अभी कटौती हो रही है उससे कुछ राहत मिले। भोपाल में मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की हड़ताल स्थगित हो गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जल्द माने जाने का आश्वासन उन्होंने दिया है, जिसके बाद उन्होंने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर 10 मार्च से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर थे, तो वहीं 15 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर फिर हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कई मरीज मिले हैं, जिसमें राजधानी भोपाल में 22 दिन बाद कोरोना के 3 मरीज मिले हैं, तो वहीं जबलपुर में भी बीते 24 घंटे में 1 और कोरोना मरीज मिला है। सप्ताह भर कुल 5 मरीज कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, जिससे जिले में कोरोना के 6 एक्टिव केस हैं। तो वहीं ग्वालियर में भी 1 और कोरोना मरीज मिला, जिसको देखते हुए प्रदेश भर में स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो गया है। कोरोना की बढ़ रही रफ्तार के मद्देनजर एक बार फिर से देश और दुनिया सतर्क हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता से अपील करते हुए कहा कि फिर से मामले बढ़ रहे हैं, लोग एहतियात बरतें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कड़ाई से करें। मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, कोविड वर्तमान में अभी भी उपस्थित है। कोरोना से आज भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के आप सब लोगों से निवेदन है कि सावधानी बरतें, 2 गज की दूरी और मास्क भी है जरूरी। इन दोनों नियमों के अनुसार 2 गज की दूरी बनाए रखें
मास्क भी जरूर पहने और अपने आप को, अपने परिजनों को, अपने क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रखने में अपना भी योगदान दें। आप स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। आप कुशल रहें, यही मेरी कामना है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ख्याल रखें। खरगोन में पथराव हुआ आगजनी और हिंसा के बाद अब शहर में हालात सामान्य हो रहे हैं। तो प्रशासन ने आज ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंडला की ये तस्वीरें हैं। मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क से डीजे बाघिन का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बाघिन गर्मी से राहत तलाशती हुई नजर आ रही है। बाघिन के शासन में पानी पीने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में डीजे बाघिन सौसर के चारों तरफ घूमती है, फिर पानी पीती हुई नजर आ रही है, जिसे पर्यटकों ने अपने कैमरा में कैद किया और अब वायरल हो रहा है। दरअसल गर्मी के मौसम में कान्हा नेशनल पार्क में जल स्रोत का जल स्तर कम हो गया है, जिसके चलते कान्हा प्रबंधन द्वारा जल स्रोतों में टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है। और इसी के साथ ही अपना एमपी के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।